पहले हम बचना है, बाद में हम क्या करना है करके सोच सकते, जो मौका है उसको इस्तेमाल कर सकते। ये पुनर्वास है, लोग वापस आ रहे हैं, नए जीवन के प्रारंभ के लिए वापस आ रहे हैं और इसके लिए जो भी आते हैं उनका स्वागत है। लाल कालीन बिछाकर हम उनका स्वागत करते हैं। इस समय जब सरकार जीत की स्थिति में है तो उसे इस सरेंडर से लैक्स नहीं होना चाहिए। बीजापुर का इलाका जहां पर हिडमा और बटालियन नंबर 1 एक्टिव है, वो आज भी पूरी तरह ताकत में है और उसका सफाया भी इतना ही आवश्यक है। जिन्होंने स्कूल जलाए, जिन्होंने अस्पतालों से डॉक्टरों को मार के भगाया, जिन्होंने स्कूल के टीचरों को भगाया, जिन्होंने रोड बनने वाली मशीनों को रोका, आज आप कह रहे हो कि उस जगह पे विकास नहीं हुआ। वहां पर आयरन ओर की माइंस हैं, उन पर कभी रोक नहीं लगाई नक्सलियों ने किसी प्रभावी तरीके से। अगर संसाधन कहीं दूसरे देश में जा रहा है उसका उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि आपको लड़ना है नक्सलवाद से, आप लड़ रहे हैं नक्सलियों से। रुपेश उर्फ सतीश के उस इंटरव्यू के बाद हमारे मन में आया कि हम इस पर विमर्श करें, बारीकी से अध्ययन करें। ढेर सारी बातें हैं जो आधे अधूरे ढंग से समझाई जाती है। ध्यान रखिएगा, अधूरा सत्य झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। दिवाली के पहले रुपेश उर्फ सतीश और नामालूम कितने सारे नाम थे, नक्सली कमांडर ने जिस तरह से एक एक कर मीडिया के सामने आकर एक खास इंटरव्यू दिया था और समझाने की कोशिश की थी कि 210 साथियों के साथ वो आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। और यही बातें प्रदेश के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कही। गहराई से समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से बस्तर के खनिज और वहाँ की प्राकृतिक संपदा को लेकर जिस तरह का नैरेटिव सेट किया गया, जो राजनीति होती रही, आज उस विषय पर ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए संतोष तिवारी से हम गहराई से समझेंगे कि आखिर माजरा क्या है। क्या नक्सली सिर्फ जान बचाने के लिए हथियार डाल रहे हैं, आगे कुछ और बड़ा होने वाला है, या जैसा कि नैरेटिव सेट किया जाता था अडानी अंबानी के लिए रेड कॉर्पेट बिछाया जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं एक एक बिंदुओं पर गहराई से कि आखिर रत्न गरबा कहलाने वाली बस्तर की पावन धरा पर जो लॉ एस के अलावा कुल 20 प्रचुर खनिज संपदा मिलती है, उनका दोहन होगा, किस तरह से होगा और नक्सलियों का क्या होगा जो आपके और हमारे बीच छिपे बैठे हैं, जिन्हें हम अर्बन नक्सली कहते हैं। संतोष भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार। बस्तर में लॉ एस के अलावा बॉक्साइट, टीन, सोना, मैंगनीज, तांबा, निकल, क्रोमाइट, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, ऐसी ढेर सारी खनिज संपदा है, सिर्फ लॉ एस नहीं है। ग्राउंड जीरो पर आपने काफ़ी समझ रखी, काफ़ी चिंतन किया, नक्सली उन्मूलन की दिशा में भी आपकी कुछ पहल रही। मुझे बताएंगे कि अब मौजूदा हालात में जिस तरह से सतीश रुपेश ने जो ऑन कैमरा बातें कही है और गृह मंत्री ने भी उनका समर्थन किया है कि यह आत्मसमर्पण नहीं है, और तो और ये कहा गया है कि रेड कारपेट बिछाया गया है, कैसे देख पाते हैं इन सारी बातों को? धन्यवाद पवन जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया है। जहां हमें ये दिख रहा है कि नक्सल का सरेंडर हो रहा है या उनका खात्मा हो रहा है, इसको बड़े गहराई से समझने की आवश्यकता है। पिछले 35 वर्षों से मैं बस्तर में जाता आता रहा हूँ, एज ए टूरिस्ट जाता रहा हूँ और उसके बाद में एक विश्लेषक और एक अध्ययनकर्ता, एक पत्रकार के रूप में जाता रहा हूँ। मैं वहाँ के पुलिस अधिकारियों से, वहाँ के लोकल स्थानीय पत्रकारों से, जिनमें से कुछ की निष्ठा नक्सलियों के प्रति निष्ठा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सॉफ्ट कॉर्नर था उनको, इनसे भी मेरी बातचीत होती रही। मैं ग्रामीणों से मिलता जुलता रहा हूँ। देखिए, नक्सलवाद की समस्या को आपको कई हिस्सों में तोड़कर समझने की आवश्यकता है। ये जल जंगल ज़मीन की लड़ाई की बात करते हैं, पर क्या ये रियली जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं? ये कभी बोलते हैं कि हम विकास की धारा से पीछे हटे हुए हैं, हमारा ये क्षेत्र बस्तर, और उसके बाद में उसी क्षेत्र में जब सरकार की योजनाएं जाती हैं, विकास की बात होती है, कंस्ट्रक्शन की बात होती है, रोड, स्कूल, तो उसका विरोध होता है, हैवी इक्विपमेंट्स को जलाया जाता है, फैक्ट्रियों को लगने का विरोध होता है। ये तो बीते दिनों की बातें हो गई, अब लग रहा है जो होता था वो पुरानी बात हो गई। अब जो लग रहा है कि यहाँ जो 20 खनिज संपदा है, खाली लॉ एस की ज़्यादा चर्चा होती है, और तो और यहाँ से तो अब लिथियम भी मिलेगा, जैसा कि एक सर्वे हुआ, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ढेर सारी खनिज संपदाएं हैं। इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में लॉ एस के अलावा वो सारे खनिज संपदा का भी दोहन होगा, पर्यावरण का भी नुकसान होगा। यह स्वाभाविक है, जब औद्योगिकरण होता है तो कुछ झाड़ कटते हैं, कुछ नहीं बल्कि लाखों झाड़ कटते हैं। ये एक शाश्वत सत्य है, ये मानना पड़ेगा। पवन जी,
हमेशा से विकास और पर्यावरण एक दूसरे के अपोजिट में ही रहे हैं। आज जिस जगह बैठकर हम लोग ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, कभी यहाँ भी पेड़ रहे होंगे, कभी यहाँ जंगल रहा होगा, आज यहाँ शहर है। नहीं, वो आज मुद्दा नहीं है, विषय ये है, हम बस्तर पे अगर फोकस होते हैं, बस्तर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये मतलब ये है कि जिस तरह से एक नैरेटिव या कहना चाहिए एक संभावना प्रकट की जाती रही कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, अडानी अंबानी आके क्या करेंगे, पूंजीपति आके कब्जा करेंगे, नहीं करेंगे, वो तो बात का विषय है। फिलहाल जो नक्सली जिस तरह से विकास की धारा को रोक कर रखे थे, जिस तरह से बेकसूरों का कत्लेआम हो रहा था, वो सारी बातें आज इसलिए रुक गई है क्योंकि एक अच्छी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर काम किया, और उसके बाद जिस तरह से सफाया हो रहा नक्सलियों का, वो डर कर और मजबूरी में साफ तौर पर रुपेश और सतीश को, मैंने अलग अलग कई उसके इंटरव्यू देखे, वो साफ तौर पर कह रहा है, कोई घुमा फिरा के भूमिका बना के नहीं कहता, वो स्पष्ट रूप से कहता है कि हम तो यहाँ मजबूरी में आए हैं, हथियार छोड़ रहे हैं ताकि हमारी जान बची रहे। मैं चाहूँगा कि एक बार उसके स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुने। मैं अपील कर रहा हूँ साथी लोगों को, आप लोग भी सोचना चाहिए, आप लोगों का सुरक्षा का चिंता जरूर है हमें, पहले हम बचना है, बाद में हम क्या करना है करके सोच सकते, जो मौका है उसको इस्तेमाल कर सकते। तो सुन लिया आपने, क्या कहना है आपका इनके बारे में? मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि आपको लड़ना है नक्सलवाद से, आप लड़ रहे हैं नक्सलियों से। ये लड़ाई खींचती चली जाएगी, कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक आप नक्सलवाद पर से नहीं लड़ोगे। और नक्सलवाद क्या है? वो विचारधारा जो हमेशा से विकास का विरोध करती रही है, वो विचारधारा जो अराजक है, जो भारत की सार्वभौम सत्ता को नहीं मानती है, उस विचारधारा से लड़ना है। पिछले एक साल के अंदर में अगर आप देखेंगे तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी का और हमारे सिपह सालारों का, विशेष रूप से पी सुंदरराज जी का। उनके नेतृत्व में जो हमारी सेना लगी, लगभग 70 से 80 हज़ार की हमारी पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्स लगी, 20,000 पुलिस हैं, लगभग 40,000 CRPF के लोग हैं। इतने लोगों को लगाकर जो हमने पिछले एक साल के अंदर में इनकी टॉप लीडरशिप में बहुतों को मारा, चलपति मारा गया, बसवराजू मारा गया, इनका कोसी दादा मारा गया, इसके बाद में सोनू दादा का समर्पण हुआ, रुपेश का समर्पण हुआ। 1000 से ज़्यादा नक्सली केवल बस्तर में पिछले एक साल के अंदर में आत्मसमर्पण किए हैं, और बड़े ही हार्डकोर इनके जो कैडर थे, लगभग 250 से ज़्यादा मारे गए हैं। इससे जो पुलिस का जो ये दबाव पड़ा है, और इस समय में उनको पूरी तरह समझ में आ गया है कि अगर वो आत्मसमर्पण करके जिंदा रहेंगे, आज रुपेश का जो कहना है कि आज जिंदा रहेंगे तो कल फिर लड़ेंगे, दूसरे तरीके से लड़ेंगे। तो एक पहला पहलू ये है कि इस समय में जो कमजोरी आई है नक्सल मूवमेंट में, बहुत ध्यान देने की बात है कि उत्तर बस्तर में कमजोरी आई है, दक्षिण बस्तर अभी भी इंटैक्ट है। बीजापुर का इलाका जहां पर हिडमा और बटालियन नंबर 1 एक्टिव है, वो आज भी पूरी तरह ताकत में है, और उसका सफाया भी इतना ही आवश्यक है। पवन जी, आप एक बात पे ध्यान दीजिएगा, पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग देश के स्थानों में जो विभाजनकारी ताकतें, चाहे वो खालिस्तानी रहे हों, चाहे वो मिजोरम में या नागालैंड में हो, उन लोगों में से कुछ हिस्सों ने सरेंडर करके मुख्य धारा में आने का छलावा किया, और फिर जनता के बीच में रहकर तथाकथित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का पुरजोर विरोध करके पूरे देश को रोकने की प्रयास किया। मुझे लगता है कि शायद ये आगे होने वाला है, यहाँ पर भी होगा। नहीं, शायद और संभावनाओं पे तो हम आज चर्चा कर रहे हैं, शायद और संभावनाओं पे तो यही बात हो रही है कि पूंजीपति आएंगे, बस्तर को लूटेंगे। फिलहाल जो मार काट रहे हैं बस्तर को, उनका उन्मूलन और सफाया हो रहा है। हम आज अगर विमर्श करें इस पे और चिंतन करें, कुछ डेटा है हमारे पास, हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। बस्तर पे अब तक खनन पे फोकस रहा तो लॉ एस पर, बाकी जो दूसरे अन्य जो बेशकीमती खनिज हैं, जो पुराने साहित्यकार, पत्रकार और चिंतक बस्तर को रत्नगर्भा कहते रहे, इसलिए क्योंकि प्रकृति ने इतनी संपदा दी है बस्तर को कि क्या ऐसे पूंजीपति लूट लेंगे। एक नैरेटिव सेट किया गया, जो चीज़ें हुई नहीं उस पर चर्चा ज़्यादा हुई कि कल क्या होगा। आज मौजूदा हालात में आप कैसे देख पा रहे हैं, क्या हकीकत है? आम वनांचल का निवासी, आदिवासी क्या सोचता है इस बारे में? आम बस्तरवासी जो है वो रोज की समस्याओं से जूझ रहा है, उसकी भोजन की, रोजगार की, शिक्षा की, मेडिकल की, घर की, आवागमन की, ये सारी सुविधाओं के लिए वो इसमें उलझा हुआ है। उसके पास अभी तक
जब तक नक्सलवादियों का उस इलाके में प्रभुत्व ज़्यादा था तब तक एक तरफ का नैरेटिव आता था कि शहर वाले आ रहे हैं आपको लूटने के लिए। ध्यान रखिए, इस देश में अडानी अंबानी का जो नैरेटिव चलता है, ये नाम लेके बेसिकली वामपंथियों ने हमेशा से इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोध किया है, विकास का विरोध किया है, और यही नैरेटिव वहाँ डाल के रखे थे। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से मैं एक पुराने पुलिस अधिकारी श्री SRP कल्लूरी जी को की बात याद करना चाहूँगा। उन्होंने जगह जगह पर हर थोड़ी दूरी पर पुलिस के कैंप बैठाना शुरू किया और उस कैंप के निरीक्षण में अंदर अंदर से सड़कों को जोड़ना शुरू किया। ऑफकोर्स सरकार की योजनाएं रही, लेकिन आज हमारे पास 260 कैंप है बस्तर एरिया में। जगह जगह गांव-गांव हर थोड़ी दूर में जो सड़कें बनने से आवागमन जब शुरू हुआ तो लोगों तक विकास की धारा पहुंची। जैसे पिछले साल मैं गया था बस्तर में, तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि अब गांव-गांव में जहां पर बिजली के तार नहीं है वहां पर सोलर लाइट पहुंच गई है। जहां आप कहते हैं सरकारी योजनाओं में जहां अनाज पहुंचना है बहुत दूर तक, जहां नक्सली कम हो रहे हैं वहां सरकार की योजनाएं और विकास दोनों पहुंच रहे हैं। विकास की बात करें तो कुछ एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे पास है। संभावनाओं पर जब चर्चा हो रही थी तो यहाँ खदानों की बात होती है कि किस तरह से आयरनों से जुड़ा हुआ क्रशिंग, स्क्रीनिंग, बेनिफिकेशन, प्लेट प्लांट के अलावा बॉक्साइट, टीन और ऐसे ही एल्युमिनियम और इससे आधारित सीमेंट जैसे कि चूना पत्थर वहाँ पे उपलब्ध है। ढेर सारे वहाँ औद्योगिक कारखाने खुलेंगे, इसकी प्रबल संभावना है। मैं इन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक बात फिर कहना चाहूँगा कि एक नए युग पे बस्तर जा रहा है। क्या आने वाले समय में खनिज आधारित उद्योग वहाँ लगेंगे और बस्तर की एक नई तस्वीर दिखेगी? क्या इन तस्वीर के साथ बस्तर की खूबसूरती बरकरार रहेगी? आप कैसे देख पा रहे हैं उस भयावह संभावनाओं को? पवन जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड में हुआ और दक्षिण में हुआ। जहाँ पर भी हुआ वहाँ उस क्षेत्र का विकास हुआ। कानूनी रूप से पर्यावरण को रोकने के बहुत सारे तरीके हैं जिसको सरकार अपने हिसाब से रोक रही है। पर्यावरण सभी जगह पे थोड़ा असर होता है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता है कि बस्तर में ऐसा कुछ हो जाएगा कि सारे पेड़ कट जाएंगे या सारा पहाड़, जल, जंगल, ज़मीन जो है कहीं चला जाएगा। अगर वहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी तो वहाँ के लोकल लोगों के जीवन में सुधार आएगा। जैसे हम आज भिलाई में बैठे हुए हैं, भिलाई आज के 70 साल पहले जंगल था, यहाँ इंडस्ट्री आया, इस पूरे क्षेत्र का विकास हुआ। सीमेंट इंडस्ट्री है रायपुर एरिया में, आप देखिए पूरे क्षेत्र का विकास हुआ और एक एक व्यक्ति इससे लाभान्वित हुआ है। यही मुझे उम्मीद है कि बस्तर में अगर कल इंडस्ट्री आएगी तो बहुत अच्छा देश के विकास में योगदान होगा। मैं कुछ कानूनी बातें और सरकार की योजनाओं पर अगर जाऊँ तो एक व्यवहारिक समाधान इसका हो सकता है। जो कानूनी सहमति है FRA 2006 जो यानी वनाधिकार कानून है, इसके अलावा जो पेशा का कानून है 1996 का, जिसमें ग्राम सभाओं को काफ़ी व्यापक अधिकार दिए गए। इसके अलावा बीते कुछ सालों में DMA फंड ने जिस तरह से योजनाओं को आगे बढ़ाया, जिस तरह से विकास को गति दी, उसमें साफ तौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति, स्किल डेवलपमेंट, किसान सहायता, वन उत्पाद वैल्यू ऐड के अलावा पीने की पानी जैसी मौलिक सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई। इसके अलावा कुछ और सरकारी योजनाएं और कानून है जैसे कि क्यूमुलेटिव, जिससे हर प्रोजेक्ट अलग अलग नहीं बल्कि क्षेत्रीय प्रभाव का उसमें आकलन होगा, जिसमें एयर क्वालिटी के अलावा ग्राउंड वाटर, नदियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे काफ़ी बारीकी से अगर अध्ययन हो और इस पर काम हो तो ये सारी संभावनाएं निर्मूल साबित हो सकती है। सरकार के पास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन व्यवहारिक रूप से आम स्थानीय लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जो उनके दिमाग में बिठा दिया गया है कि पूंजीपति आएंगे, बस्तर में कब्जा कर लेंगे, बाजारवाद के युग में बस्तर को लूट लिया जाएगा। इस पर आपने मेरी जानकारी में बीते 35 सालों में जो आपने अनेक दौरे किए और स्थानीय स्तर पर जो चिंतन मनन किया, दो तरह की ताकतें वहाँ हमको देखने को मिलती है। जो इस विचारधारा को बलवती करती है कि नक्सली जो कर रहे हैं, जो सशस्त्र क्रांति कर रहे हैं वो सही है। दूसरी विचारधारा जो राष्ट्रवाद के तरफ जाती है, इसे दक्षिणपंथी भी कहा जाता है। आपका झुकाव जिस तरफ भी रहा, आप मुझे बताएं कि आप कैसे देख पा रहे हैं सारी बातों को। पवन जी, रुपेश जी से एक प्रश्न पूछना चाहिए। 35 साल से आप जंगल में जिन एरिया में रहकर जल जंगल की लड़ाई लड़े हो, आपने उखाड़ा क्या है? मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, मैं शब्दों के प्रति बड़ा ही इसी भाषा में पूछना पड़ेगा। 35 साल में जहाँ पर आपकी जनताना सरकार थी, उस जनताना सरकार ने उस जनता को क्या दिया? और आप जिन्होंने स्कूल जलाए, जिन्होंने अस्पतालों से डॉक्टरों को मार के भगाया, जिन्होंने स्कूल के टीचरों को भगाया, जिन्होंने रोड बनने वाली मशीनों को रोका, आज आप कह रहे हो कि उस जगह पे विकास नहीं हुआ? आप बाधक थे। आप हटिए और दीजिए 10 साल का समय, देखिए सरकार कैसे उस जगह पे यही पूंजीपति जिनकी आप बात कर रहे हैं वो लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन लेके आते हैं।
देखिए एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है पवन जी, शायद इस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है। पिछले 35 वर्षों से जब मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ पर आयरन ओर की माइंस हैं, उन पर कभी रोक नहीं लगाई नक्सलियों ने किसी प्रभावी तरीके से। उन आयरन ओर में से अधिकांश हिस्सा कोरिया और जापान को एक्सपोर्ट होता है। हमारे देश का संपदा, जो भौतिक संपदा है, वो अधिकांश वहाँ जाता है। ऑफकोर्स सेल के पास में भी आता है और बाकी जगह भी एनएमडीसी बेचता है। लेकिन जब भारत के उद्योग, चाहे वो एसआर स्टील था, जिंदल था या दूसरे लोग वहाँ पर अनाउंस किए कि हम बस्तर में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उनको लगाने नहीं दिया गया। हर तरह से इन्हीं नक्सलियों ने, शहरी नक्सलियों के माध्यम से, मीडिया में अपने लोगों के माध्यम से एक नैरेटिव तय करके आतंक के साए में उनके अधिकारियों को अपहरण करके भगाया है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमेशा विरोध किया है। तो ये बिल्कुल समझना पड़ेगा कि इनके पीछे क्या मंशा रही कि हमारे देश की इंडस्ट्री नहीं लगते रहे, लेकिन यहाँ का अगर संसाधन कहीं दूसरे देश में जा रहा है उसका उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। गहराई से समझने वाली बात यही है कि जब जन सुरक्षा कानून बनाया गया और पत्रकारों को पत्रकारिता से भी रोका गया और कहा गया कि जंगल के अंदर कुछ चुनिंदा पत्रकार तो जा सकते हैं, गौर कीजिएगा सारे के सारे नहीं। जिन्हें नक्सली चाहेंगे वही बात करेंगे, जिनके उनके कमांडर पसंद करेंगे उनको इंटरव्यू देंगे। इस तरह से जो सेलेक्टिव पत्रकारिता होती रही, नक्सली भी खूब समझते थे और सरकार भी खूब समझती थी। कुछ आवाज़ों को दबाने की कोशिश की और जिस तरह से दिल्ली से चलकर बेला भाटिया, नंदनी सुंदर जैसी महारथी आती रही और किरण शोरी जैसी स्थानीय आदिवासियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें तैयार करती रही। जब जिस तरह से ब्रेन वॉश होगा तो वहाँ से लादेन जैसे लोग भी, जो कि टेक्निकली क्वालिफाइड थे और जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिस पायलट ने प्लेन को अंदर क्रैश करवाया था, पेंटागन से लेकर वर्ल्ड ट्रेड के अलावा वो तमाम क्रैश करने वाले पायलट हाईली क्वालिफाइड थे, लेकिन उनका भी ब्रेन वॉश हो चुका था। ऐसे ब्रेन वॉश लोगों को आप कैसे समझ पाएंगे और क्या देख पा रहे हैं कि कितने गहरे से ये विचारधारा उतरी हुई है, ऐसी जहरीली मानसिकता। जब मैं आपसे पुराने कुछ वीडियो में बात कर रहा था तो विषैले वामपंथ नामक एक पुस्तक को भी आपने काफ़ी अध्ययन किया। थोड़ा संक्षेप में मुझे बताएं कि इस जहरीली मानसिकता को आप कैसे देख पा रहे हैं। वामपंथ अपने आप में किसी भी तरह के मेन स्ट्रीम नैरेटिव को के विरोध में ही होता है, विकास के विरोध में होता है। ये आपको शोषक और समाज को शोषक और शोषित में बांटकर उनके बीच में राज करने का काम है वामपंथियों वो तो कहते खाली ये माओवादी शशक्त क्रांति की बात करते हैं, और जो माओवादी नहीं है, दूसरे टाइप के वामपंथी, थोड़े अच्छे वाले, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल जैसी स्थिति लग रही है। तो क्या देखिए, एक शहरों में हमारे आपके बच्चों के माइंड में के ऊपर काम करते हैं, दूसरे जंगल में है जिनका जो सरकार और प्रशासन की योजनाओं को रोकने, सरकार और सेना का विरोध करते हैं। ये अपने आप में एक ही टीम है। जैसा कि कुछ साल पहले हम लोगों ने बस्तर के एक पुराने अधिकारी, पुलिस अधिकारी ने एक आधिकारिक रूप से बयान दिया था कि साल में 1100 करोड़ रुपए तक की अनुमानित वसूली ये नक्सली करते हैं। मेरे ख्याल से एसआरपी कल्लूरी जी का बयान था। जी हाँ, तो मुझे ध्यान जी हाँ, कल्लूरी जी ने ये बयान दिया था। और ये इसमें सच्चाई है कि वहाँ खनिज क्षेत्र में जो भी ट्रक चल रहे हैं, वहाँ जो भी इंडस्ट्री हो रही है, जो वहाँ से वनोपज जाती है, इन सबसे वसूली होती है। कुछ पत्रकारों का तो नाम आया था साफ तौर पर, और कई राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में, इंडिया टुडे में भी स्थानीय पत्रकारों का नाम छपा। कुछ खबरें सच्ची थी और कुछ बनाई हुई थी। ऐसा शुरू से चलता आ रहा है। वक्त जरूरत इस बात की है कि लोग समझें गहराई से कि नया बस्तर खनिज और औद्योगिक क्रांति के साथ विकास की रफ्तार में जब आगे बढ़ेगा तो पर्यावरण की सुरक्षा कैसे होगी और बस्तर की संस्कृति की कैसे रक्षा होगी। क्या बस्तर अपने मौजूदा स्वरूप को आगे भी कायम रख पाएगा। आबूझमाड़ की प्राचीन घोटुल परंपरा जैसी ऐसी परंपराएं जिन्हें पूरा विश्व कौतूहल से समझने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो बस्तर का दशहरा हो और ढेर सारी ऐसी विविध संस्कृति संपन्नताएं, परम वैभवशाली बस्तर की उस संस्कृति के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। रुपेश उर्फ सतीश के उस इंटरव्यू के बाद हमारे मन में आया कि हम इस पर विमर्श करें, बारीकी से अध्ययन करें। ढेर सारी बातें हैं जो आधे अधूरे ढंग से समझाई जाती है। ध्यान रखिएगा, अधूरा सत्य झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। संतोष जी, जाते जाते आपको संदेश देना चाहते हैं इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जब सरकार जीत की स्थिति में है तो उसे इस सरेंडर से लैक्स नहीं होना चाहिए, इस सरेंडर्स को अपनी पूरी जीत नहीं मानना चाहिए। ये वो समय है कि जिन क्षेत्रों में
सेना या पुलिस प्रशासन मजबूत हुआ है, जहां से नक्सली साफ हो रहे हैं, उन क्षेत्रों के अंदर में हमारी सरकार की बात और उनमें जनता में विश्वास डाला जाए कि अब विकास होगा, ये हटे हैं और इस समय में बम्बार्डमेंट होना चाहिए हमारे विकास की योजनाओं का, जिससे स्थानीय लोगों के बीच में एक विश्वास जगे कि प्रशासन और शासन जो है उनके प्रति जागरूक है, उनके प्रति सहानुभूति रखता है और उनकी चिंता करता है। और जब ये होगा कि उत्तर बस्तर जिसे आज साफ करा लिया गया है, जब यहाँ के लोगों की बात दक्षिण बस्तर में जाएगी और दूसरे देश के दूसरे रेड कॉरिडोर में जाएगी, तो वहाँ पर भी परिवर्तन आएगा, लोगों के बीच में जागृति आएगी और लोग नक्सलवाद का विरोध करेंगे। सरकार तो ऐसे आत्मसमर्पण नहीं मान रही है, लेकिन संतोष जी आप समझते हैं कि शब्दों का खेल है, भावनाओं का खेल है। काफ़ी गहराई से हमने चिंतन मनन किया और आगे भी हमारा विमर्श जारी रहेगा। अंदर खाने की वो बातें जो नहीं बताई जाती है हम आप तक लाएंगे, क्योंकि मुद्दा जन सरोकार जुड़ा हुआ है, मुद्दा राष्ट्र का है और राष्ट्रबोध का सूत्रवाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। संतोष जी आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। नमस्कार।